सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए अभिभावकगण महोदय, बाल साधना विद्यालय परिवार से स्नेह और मार्गदर्शक की भूमिका अदा करने वाले सभी बंधुओं का मैं बाल साधना की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। प्रिय छात्रों, आप आगामी समय के इस विद्यालय के और अपने माता पिता के सुरक्षित धरोहर हैं आप, और आपका भविष्य जब तक एक श्रेष्ठ और उज्जवल नहीं होगा, विद्यालय परिवार और माता पिता अपने चरम लक्ष्य को अधूरा समझते हैं। तो छात्रों, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो प्रगति पर हम चले हैं, आज उस प्रगति में 16 जून 2020 का 5वें अध्याय का अंतिम टॉपिक है, चौथा टॉपिक, और उस अंतिम टॉपिक का नाम है कि लोकतंत्र के क्या तो गुण हैं और लोकतंत्र के क्या दोष हैं। देखो, लोकतंत्र का क्या गुण है उसको आप मैंने कल भी आपको लास्ट में समझाया था, लेकिन दोबारा आपको बता दूं। सबसे पहली बात थी कि लोकतंत्र को ब्रक नाम के एक विद्वान है, विद्वान का नाम क्या, ब्रक, और ब्रक ने लोकतंत्र को क्या कहा, लज्जाहीन धारणा कहा है। यानी जहां पर यहाँ लज्जाहीन शब्द का मतलब क्या है, कई बार आप सुनते हो तेरे को शर्म नहीं आती, तो कहने का मतलब ये बेशरम शासन व्यवस्था है जिसमें एक दूसरे के प्रति कैसी भी टीका टिप्पणी, भद्दे शब्दों का प्रयोग भी इसके अंतर्गत कर देते हैं। दूसरी बात, लोवेल विद्वान ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन कहा है। लोवेल नामक विद्वान है, उस लोवेल नामक विद्वान ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन कहा कि जहां जनता के लिए जो शासन होता है, जनता की स्वेच्छा से जो शासन चुना जाता है और जनता उसमें भागीदार होती है, तो वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। फिर इसका पहला गुण क्या बताया गया है, तो पहला गुण बताया गया सार्वजनिक हित में वर्दी। यानी इसका पहला गुण क्या बताया गया, सार्वजनिक हित में वर्दी। कहा जाता है कि लोकतंत्र वो शासक है जिसमें जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं वो अपने अपने हक रखते हैं। जो भी प्रतिनिधि चुनाव है, जैसे आप कहते हो सर विधायक है और आपके एमपी है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सारे अपने अपने वादे रखते हैं जनता के सामने, और जनता जिसको चुनती है वो सरकार में जाने के बाद जनता के लिए कार्य करने का प्रयास करता है। जनता के पास उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे 5 साल बाद में फिर उसी जनता के पास मुझे जाना है, इसलिए सार्वजनिक हित में वर्दी होती है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत दूसरा गुण जो है वो कार्यकुशल शासन है। कार्यकुशल शासन इसके अंतर्गत कैसे है कि इस शासन में जनमत के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं, लागू करने में जनसहयोग प्राप्त होता है, और जो भी काम किया जाता है उस काम में जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। यानी कहने का मतलब 3 बात इसके कारण होती है। एक, नीतियां जनमत के अनुसार होती है, नीतियां जनमत के अनुसार होती हैं, लागू होती हैं वो जनमत के लिए होती हैं, लागू जनमत के लिए, जन के लिए लागू होते हैं। और यानी जो भी कार्य होता है वो कार्य किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं ये लोग। तो जो कार्य होता है वो जनता के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में कार्य कुशलता होती है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। कहा जाता है कि सामान्य जनता जब जनमत निर्माण के साधनों, आम चुनाव के माध्यम से विशेष समस्याओं को प्रकट करती है। जब चुनाव की रैलियां निकलती हैं, चुनाव के प्रचार प्रसार होते हैं, तो विरोधी पक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के विरुद्ध मांगे उठाई जाती हैं, उनकी कमियों को उजागर किया जाता है, इसलिए जनता उससे जागृत होती है। उन कमियों को जो आपस में पूरा करने का वादा करते हैं, उन कमियों को जब उजागर किया जाता है तो उनके बारे में जनता है वो जागरूक होती है। तो तीसरा बिंदु इसका है, क्या आता है कि सार्वजनिक जो शिक्षा है, इस शिक्षा के 2 आधार बनाओगे कि एक तो चुनाव लड़ने वाले जो सदस्य हैं वो कमियों को उजागर करते हैं, पूर्व सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, बताते हैं, जिसके माध्यम से जनता को उनका क्या होता है, ज्ञान होता है। नैतिक शिक्षा का साधन भी है। ब्राइस नामक विद्वान ने लिखा था,
जब लोकतंत्र में व्यक्ति राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में देखने को मिलता है लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित के बारे में सोचता है, सहिष्णुता की भावना को विकसित करता है, सहयोग की भावना को विकसित करता है, सहानुभूति की भावना को विकसित करता है और उदारता की भावना विकसित करता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि नैतिक शिक्षा क्यों दी जाती है? नैतिक शिक्षा के अंतर्गत यहाँ क्या होता है, जब लोकतंत्र में सब व्यक्ति सम्मान होते हैं, सब व्यक्ति क्या होते हैं? सम्मान होते हैं। जैसे ब्राइस नामक विद्वान ने लिखा था, ब्राइस महोदय ने लिखा था, उस ब्राइस ने यह कहा कि जब व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं तो वो स्वयं कर्तव्य प्रिय हो जाता है और जो संकीर्ण सोचे होती है उससे निकलकर वो व्यक्ति विस्तृत रूप में सोचता है। और जब व्यक्ति को सारे अधिकार मिलते हैं, स्वतंत्रता मिलती है, तो उस व्यक्ति में सहयोग, सहिष्णुता और उदारता की भावना का क्या होता है? विकास होता है, सहानुभूति होती है। पांचवा लोकतंत्र का गुण क्या होता है? देशभक्ति की शिक्षा। देशभक्ति की शिक्षा। देखो, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की भूमिका होती है, इसलिए हर व्यक्ति देश को अपना समझता है और देश के कल्याण में हर व्यक्ति की भूमिका होने की वजह से विकास में लोकतंत्र ये सोचता है, लोकतंत्र में जनता ये सोचती है कि इस लोकतंत्र कान की जो सत्ता है उसके माध्यम से जो जनता का विकास होगा वो सबका होगा। देशभक्ति की भावना विकसित होगी, देश के प्रति प्रेम की भावना पैदा होगी। जैसे मोदी जी ने राष्ट्रवाद का नारा दिया था, मोदी जी ने एक श्लोक बोला था, मैं भारत माँ की मिट्टी का जन्म सपूत लेने वाला हूँ, मैं भारत के तिरंगे झंडे की रक्षा करने वाला हूँ, मैं आया हूँ आपके लिए, आपके हितों की रक्षा करने वाला हूँ, मैं वादा करता हूँ खुद को कुर्बान कर दूंगा, भारत माँ के आंचल को बचाने आया हूँ। तो ये ऐसी बातें जब उनको बोली गई थी तो उस बात में ये थी कि देशभक्ति की भावना का संचार होता है। फिर अगला कारण ये है कि क्रांति से सुरक्षा मिलती है। क्रांति से क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। पहले क्या होता था, जैसे फ्रांस की राज्य क्रांति मैंने पढ़ाया था कि लुई 16वें था, तो उसके विरुद्ध जब क्रांति हुई थी फ्रांस में, लुई 16वें के विरुद्ध हुई थी, 16वें के विरुद्ध हुई थी। जैसे अगर आप रूस की क्रांति देखो तो जार वहाँ के राजा थे निकोलस द्वितीय, उसके विरुद्ध हुई थी। लेकिन जब लोकतंत्र स्थापित हो गया तो जो आक्रमणीय सरकार थी, जो शासन चलाने में अच्छे नहीं थे, जो अच्छे तरीके से शासन नहीं चला पाते थे, उनको सरकार 5 साल बाद में बदल देती है। तो निश्चित समय के बाद बदलने के कारण, इसका मुख्य कारण क्या है कि निश्चित समय के बाद बदलने के कारण यानी कि जो क्या होता है, क्रांति की कोई संभावना ही नहीं रहती। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं, इसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, क्योंकि यहाँ वंशवाद होता ही नहीं है। और वंशवाद नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या होती है? समानता होती है, स्वतंत्रता होती है, और समानता स्वतंत्रता होने के कारण यहाँ पर लिंग, जाति, वंश, धर्म आदि के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है। क्या बदल जाती है? सत्ता बदल जाती है। और जब 5 साल के बाद में जब सत्ता बदलती है तो नए मालिक बन जाते हैं। पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी हैं। पहले वसुंधरा जी थी, आज अशोक गहलोत सीएम है राजस्थान। तो इसमें क्या होता है कि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जहाँ पर शासन करते हैं तो वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। स्वतंत्र व निष्पक्ष जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था को यहाँ पर क्या किया गया है? लागू किया गया है। लोकतंत्र के अंतर्गत अगले शब्दावली है कि लोकतंत्र में कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान में प्रगति का सहायक है। यानी लोकतंत्र जो है कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तरक्की करने का मौका मिलता है, लोकतंत्र में अपना सर्वांगीण विकास करने का मौका मिलता है, लोकतंत्र में कला और साहित्यिक विकास और तरक्की करने का पूरा मौका मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में कला, साहित्य, संस्कृत, विज्ञान, इन सब की प्रगति का पूरा क्या मिलता है? मौका मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति के रूप में विकसित हुआ है। फिर लोकतंत्र में संविधानवाद में वास्ता रखी जाती है। आप कई बार किसी मंत्री को देखते हो, हमारे संविधान में लोकतंत्र में 2 शपथ दिलाई जाती है, एक तो विधि की,
या संविधान की शपथ होती है कि ईश्वर के नाम से गोपनीयता की शपथ भी ली जाती है। तो संविधान में आस्था होती है। लोकतंत्र में जो भी काम किया जाएगा वो संविधान के अनुरूप किया जाएगा, संविधान के अकॉर्डिंग किया जाएगा, संविधान को साथ लेकर किया जाएगा। इसलिए संविधानवाद में विश्वास करता है लोकतंत्र, संविधान को सर्वोपरि मानता है, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। जो भी कानून नियम जो भी बनेंगे वो संविधान की मर्यादा में रहते हुए बनेंगे। संविधान का उल्लंघन न तो देश का राष्ट्रपति कर सकता, न आम आदमी कर सकता। शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में व्यक्ति जब सदा राष्ट्र प्रेम को महत्व देता है तो उसमें शक्तिशाली शासन व्यवस्था होती है। मैं आपको बच्चों एक बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, शक्तिशाली शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप एक बात देखिए। आप आज हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है और हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना में जैसे कोरोना वैश्विक महामारी आई थी, रतन टाटा ने दाम पैसे दिए, अक्षय कुमार ने पैसे दिए, बिरला समूह ने पैसे दिए, उसके अलावा बहुत लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि महामारी में देश की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दान किया था। क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा होता है कि इस लोकतंत्र में उस देश के सभी लोग ये समझते हैं कि वास्तव में मेरा देश है, मेरे देश की रक्षा होनी चाहिए, मेरा देश तरक्की करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था का गठन होता है। अगली चीज यहाँ पर आती है लोकतंत्र में, विश्व शांति का समर्थक है। देखो लोकतंत्र में क्या होता है, सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति, विस्तारवाद आदि ये जो चीजें हैं, शासन पद्धति जो है, ये शासन पद्धति नहीं होती जो लोकतंत्र के लिए या विश्व की मानवतावाद के लिए खतरा होते हैं। लोकतंत्र विश्व शांति में सहयोग रखता है। लोकतंत्र का एक सिद्धांत होता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखता है। लोकतंत्र किसमें विश्वास रखता है? लोकतंत्र शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अंतर्गत विश्वास करता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सभी को साथ लेके आगे बढ़ने की भावना जो है वो लोकतंत्र की प्रतिष्ठित भावना है। तो इनके सारे भावार्थ जो थे वो मैंने अच्छे शब्दों में शामिल करके आपको पूर्ण रूप से समझाए। अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है और उस दूसरे टॉपिक का नाम जो है वो दूसरे टॉपिक का नाम होगा कि लोकतंत्र के दोष क्या क्या है, कि हमारा जो लोकतंत्र है उसके दोष क्या क्या है या कौन कौन से दोष यहाँ इसमें शामिल है। लोकतंत्र व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, लेकिन कुछ आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति मूलतः अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों आवेगों में चालित होता है। इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दिया जाता है तो उसमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह में भीड़तंत्र को मिलता है। देखो कहने वाले ने बात सही कही है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि हर व्यक्ति विवेक से काम नहीं लेता है। एक परिवार में एक आदमी का क्या जाता है, वोट उसको देने, पूरा परिवार उसको दे देता है, कुछ गलत भ्रम फैला देते हैं। तो लोकतंत्र में पहला जो आलोचना हुई है उस आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति जो है वो मूलतः एक अबौद्धिक प्राणी होता है जो संवेग आवेगों से चालित होता है। जिसमें व्यक्ति को मताधिकार दिया जाता है उसमें लोकतंत्र को में क्या मिलता है, भीड़ तंत्र मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति संबंधी धारणा बिल्कुल गलत है। तो पहला तो इसमें है व्यक्ति जो संबंधी धारणा है वो व्यक्ति संबंधी धारणा क्या है, भ्रमपूर्ण है, यानी वो बिल्कुल क्या है, भ्रमपूर्ण है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है इसमें। दूसरा कारण देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, यानी बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता से हम मतलब क्या है, इस व्यवस्था में ऐसा माना जाता है गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व दिया जाता है। मान लो जनता के कई बार भ्रम हो जाता है, गलत आदमी को चुनाव चुन लेते हैं। अब चाहे एक अच्छे आदमी को वोट नहीं मिलते हैं और वो सरकार में नहीं आता है, और एक बुरा आदमी जो है वो जनता को भ्रमित करके बरगला के चुनाव में जीत गया, सत्ता बना ली, तो ऐसा कहा जाता है इससे बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि एक भीड़ तंत्र है। और इसमें क्या होता है कि एक गलत आदमी को भी अगर जनता चुन लेती है तो चुन लेती है। कई बार हमारी कहावत आती है ना कि हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पढ़े लिखे संतरी हैं, अनपढ़ गंवार मंत्री हैं। देश की सत्ता का क्या बखान करूं, यहाँ पर जो देश की सत्ता चलाने वाले थे वो तो संतरी हैं और देश की सत्ता में जो संतरी करने वाले थे वो मंत्री हैं। ये ऐसी व्यवस्था पनप रही है। तो लोकतंत्र को इस आधार पर भी ये कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र है जो उसमें बुद्धिजीवी वर्ग की बिल्कुल उदासीनता। शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है, यानी तीसरा कारण ये था शैक्षणिक
जो महत्व का दावा है, महत्व का दावा वो है दोषपूर्ण है, दावा दोषपूर्ण है। यानी शैक्षणिक महत्व का जो दावा है वो क्या है, दोषपूर्ण है। कैसे है भाई ये दोषपूर्ण? शैक्षणिक महत्व में ये बात कही थी, जैसे हमने इसके गुण पढ़े थे कि एक व्यक्ति को, यानी जब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उसके बारे में शिक्षा मिलती है, सरकार की कमियों के बारे में पता चलता है, और फिर जनता की उन कमियों को सरकार के सामने रखती है और उसे आने वाली सरकार उसे पूरा करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं कि ऐसी टीका टिप्पणियां एक दूसरे पर करते हैं जिसमें किसी तरीके की कोई शिक्षा नहीं मिलती है या किसी तरीके का जो व्यवहारिक विकास है वो इसके अंतर्गत नहीं हो पाता है। इसलिए ये बात दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत कोई शैक्षणिक महत्व मिल पाता है। चौथा बिंदु यह है कि लोकतांत्रिक समानता और स्वतंत्रता भ्रमपूर्ण है। यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। क्या है? भ्रमपूर्ण है। यानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता क्या है? भ्रमपूर्ण है। ये भ्रमपूर्ण कैसे कि लोकतंत्र में ऐसा कहा जाता है कि समानता, लेकिन आज देखिए आप, क्या लोकतंत्र में वंशवाद नहीं? आज जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्या और लीडर नहीं? तो हम ये कहते हैं कि सबको स्वतंत्रता समानता, कुछ नहीं है। लोकतंत्र में कुछ पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं वो पनप रही है और पूंजीवादी व्यवस्थाएं जो है वो विकास कर रही हैं, वो तरक्की कर रही हैं। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्र में स्थापित हो सकती है। नहीं है, ये हमारी सोच जो है वो भ्रमपूर्ण है, ये सही नहीं है। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव है। देखो, हमने लोकतंत्र में हुबर नाम के एक विद्वान ने कहा था कि लोकतंत्र में प्रजातंत्र रूपी या लोकतंत्र रूपी व्यवस्था में क्या है, यानी कि जो पेट्रोल के समान है, जो हमारी राजनीतिक दल है उनमें पेट्रोल के समान है। क्या है? पेट्रोल के समान राजनीतिक दल है लोकतंत्र में। तो राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव है। आप एक बात देखिए, राजनीतिक दल है, आज कितने राजनीतिक दल है? बहुवादी या बहुदलीय व्यवस्था राजनीतिक लोकतंत्र में मौजूद है। और बहुवादी में कुछ राजनीतिक लोकतंत्र में क्या होता है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, वो दूसरी सरकार का सहयोग करते हैं, अपने निहित उद्देश्य को पूरा करते हैं। अभी देख लो, 5-7 दिन पहले की बात, राज्यसभा के चुनाव होने राजस्थान में, उनके जितने भी विधायक हैं उनकी बाड़ाबंदी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र राजनीतिक दलों के, अनेक राजनीतिक दलों ने राष्ट्र निर्माण की नहीं बल्कि अपनी खुद की कार्य योजना और नीतियां कार्यक्रम बनाए। तो इसलिए कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो का दुष्प्रभाव है उनका सत्ता पर गलत है। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, यानी इसका जो अगला बिंदु जो आपका आता है उसमें आता है अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था है। अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? देखो, लोकतंत्र को जनता के प्रति शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार के रूप में अनुत्तरदायी होता है। क्योंकि सरकार में सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार विरोधी दल जो है वो अड़ंगा डालते हैं, अच्छा कार्य नहीं होने देते। अभी आप देख लो, संसद में कई बार विधेयक आते हैं, जैसे आपके धारा 370 जम्मू कश्मीर से उठाई तो भी कांग्रेस ने विरोध किया था। तो यहाँ क्या होता है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो पक्ष कोई कार्य अगर देश के हित में करना चाहता है या देश के हित में वो पक्ष कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसमें कई अड़ंगे डाले जाते हैं। वो इस तरीके से अड़ंगे डाले जाते हैं कि उसमें जब कार्य करने की जो एक व्यवस्था होती है उसमें वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से वो कार्य करने की उनकी क्षमता जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो है उसमें किए गए कार्यों के विरुद्ध ये जो ऐसी अव्यवस्था को पनपा देते हैं जिस व्यवस्था के कारण यानी वो सरकार जो है वो अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाती। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय है, यानी कि इसका एक दोष बताया जाता है। वो दोष क्या है? वह सार्वजनिक धन वह समय का अपव्यय, धन वह समय का अपव्यय है। यानी कि क्या चीज कही गई है यहाँ पर एक चीज कही गई है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जो सार्वजनिक धन है और समय है, उस धन और समय दोनों का क्या होता है? अपव्यय होता है। या ये आप कह सकते हो कि जो सार्वजनिक रूप से कोई विकास नहीं हो पाता। देखिए एक बार, लोकतंत्र में नीतियों का निर्धारण और कानूनों के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है।
समय की भी बर्बादी मानी जाती है। ये कहा जाता है व्यवस्थापिका में चौड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है, वहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और उन पर अत्यधिक क्या होता है, खर्च होता है। तो कहने का मतलब लोकतंत्र के क्षेत्र में अगर एक बात देखी जाए तो लोकतंत्र में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, लंबी बहस, कानूनों के निर्माण का लंबा प्रोसीजर, उसके बाद में उसके ऊपर होने वाला वे, उसके बाद यानी कि संसद में और कार्य में होने वाली बहस के आधार पर देखा जाए तो ये बात आप कह सकते हो कि लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वजनिक धन का भी और समय का भी क्या होता है, अपव्यय होता है, इसलिए उचित नहीं। क्यों? अब आप ये कह दोगे सर उदाहरण दो, मान लो अधिनायक और राजतंत्र हो, तो राजतंत्र कहते हैं राजा के मुख से निकला हुआ शब्द कानून, तो वो तो अपना एक व्यवस्थित कानून पारित कर देंगे और अपने एक व्यवस्थित आदेश दे देंगे, एक अपनी व्यवस्थित सूचना वो दे देंगे, तो उसके आधार पर वो कार्य जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उनकी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके अंतर्गत काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। उदासीन मतदाता, ये भी देखो एक महत्वपूर्ण बात है, उदासीन मतदाता। देखो मतदाता उदासीन क्यों है? लोकतंत्र तो वो शासन पद्धति है जहां पर साफ कहा जाता है जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र में जब तक रोचकता नहीं होती है, जब तक एक आम आदमी उस लोकतंत्र की सफलता में अपना योगदान नहीं देता है, जब तक आम आदमी उस लोकतंत्र रूपी स्वरूप को आगे बढ़ाने में अपना योगदान नहीं देता है तो सफल नहीं होता। कैसे? देखिए कि लोकतंत्र के चुनाव में क्या होता है, मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते, यानी कि मतदाता उदासीन है, क्योंकि उदासीन का मतलब है पर्याप्त रुचि नहीं रखते। कौन पर्याप्त रुचि नहीं रखते? लोकतंत्र में वो लोग पर्याप्त रुचि नहीं रखते जो मतदाता है, जो मतदान करेंगे, जो उस लोकतंत्र की सफलता का प्रमुख आधार है, जो लोकतंत्र की कीर्ति और ख्याति की सर्वश्रेष्ठता को बढ़ाने वाले, वहां क्यों नहीं लेंगे? वो देखिए, राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों में अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदाता में 50 से 60% बीच मतदाता क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आप कई बार सुनते हो 50 से 60% मतदाता क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। देखो कितनी जागरूकता हमारी सरकार के द्वारा फैलाई जाती है कि इतनी तारीख को वोट देना है, सबको वोट दे के आना, अपना मताधिकार का प्रयोग करना है। फिर भी आप सुनते हो कई बार कि वहाँ पर 60% मतदान हुआ, कहीं 63% हुआ, कहीं 50% हुआ, कहीं 38% हुआ। कई एक दो जगह जागरूक जैसे शहरी क्षेत्र हैं या जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जरूर कभी कभार ऐसा देखने का मिलता है कि वो 70 से ऊपर मतदान कर देते हैं। लेकिन आज 50-60% मतदान अगर हमारा होता है, इसका मतलब जो 40% जो लोग पीछे बच गए वो तो इसमें भाग ही नहीं ले रहे। अब इनका बहुमत यहाँ निकलता है, तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में मतदाता की उदासीनता होती है और लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है वो मतदाता के अकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग लोकतंत्र में चुन के आ जाते हैं जो अच्छे नहीं होते, वो अवसर का फायदा उठाकर आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र में मतदाता की उदासीनता होती है और यही कारण है कि हमारा मतदान प्रतिशत क्या होता है, कम होता है। फिर अगली चीज है संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन। यह अगली चीज क्या आती है यहाँ पर, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन है। यानी संकट काल की दृष्टि से ये कौन सा शासन होता है, कमजोर शासन होता है। क्यों? क्योंकि जब देश के ऊपर संकट आता है तो ये शासन व्यवस्था कमजोर साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता की विकेंद्रीकृत होती है। इस प्रणाली में शीघ्र और गुप्त निर्णय संभव नहीं होते, क्योंकि लोकतंत्र में तो हर चीज खुली बहस के माध्यम से होती है, जनता के सामने बिल्कुल वो यानी कि उसको फेस करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि संकट काल के दृष्टि से ये क्या है, ये एक कमजोर शासन कहा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ पर गुप्त है, यानी कि दूसरे रूप से आप ये कह सकते हो गुप्त, और आप यानी कि निर्णय जो है वो सटीक नहीं ले सकते, निर्णय निष्पक्ष नहीं ले सकते, गुप्त नहीं ले सकते। तो ऐसी बात है। आज मोदी जी को कोई निर्णय लेना होता है तो वो पहले मीटिंग बुलाते हैं, उसका एक अधिवेशन बुलाते हैं, उस अधिवेशन में एक चर्चा करते हैं, एक संगोष्ठी बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक यानी कि उस पर लागू होती हैं, संगोष्ठियां बुलाई जाती हैं, तो ही वो निर्णय आगे चलकर क्या हो पाता है, सफल हो पाता है, अन्यथा वो निर्णय सफल नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र संकट के काल की दृष्टि से बिल्कुल कमजोर है, जबकि बाकी शासन व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल उस समय निर्णय ले सकती है। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है,
यानी अंतिम जो लोकतंत्र का अवगुण माना गया, जैसे गुण उसमें माना गया कि विश्व शांति का समर्थक नहीं है, कि जो लोकतंत्र है वो विश्व शांति का क्या नहीं है, समर्थक नहीं है। कैसे नहीं है वो देखिए। लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं और पूंजीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है। यानी लोकतंत्री राज्य जो है वो पूंजीवादी राज्य होते हैं और ये लोकतंत्र पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को जन्म देता है, क्योंकि साम्राज्यवाद और पूंजीवादी व्यवस्थाएं क्या होती है। देखो, पूंजीवादी व्यवस्थाएं होती हैं जहां पर एक वर्ग विशेष का कब्जा होता है और साम्राज्य विस्तार का मतलब होता है कि वो अपने राज्य की विस्तारवादी नीतियों में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप में लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध और साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। अगर विश्व जगत में पार्लियामेंट संसद की जननी मानी जाती है तो वो ब्रिटेन को माना जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण ये आपके सामने आता है और वो उदाहरण ये आता है कि जैसे आप ब्रिटेन का उदाहरण देते हो, यानी आप किसका उदाहरण देते हो, ब्रिटेन का उदाहरण देते हो, तो ब्रिटेन, फ्रांस व यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस व यूरोप, तीन चीजें आपकी आ गई। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप। तो ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय जो क्षेत्र है लोकतांत्रिक राज्यों में युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया जाता है। वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध, राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी माने जाते हैं। तो आपको ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में, फ्रांस में, यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों में युद्ध और साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया है और यही कारण है कि विश्व जगत के वो देश, वो सर्वश्रेष्ठ देश, वो लगन के देश, वो कल्याण के देश जो यानी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आज वो देश साम्राज्यवाद में सबसे अग्रणी थे, इसलिए कहा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि लोकतंत्र जो है वो राज्य युद्ध और राजनीति साम्राज्यवाद के विरोधी नीतियों में एक साम्राज्यवादी व्यवस्था ऐसी पनपी है कि उसने एक नया रूप ले लिया। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसदों की मदद से अफ्रीका और एशिया की अर्थव्यवस्था के हित को प्रभावित कर रही है। और ये बात अगर सुनने की जब व्यवस्थित आती है तो ये स्वाभाविक आती है कि लोकतंत्र में जितने गुण हैं उतने से ज्यादा इस पर क्या माने गए, अवगुण माने गए। हमें इसके ऊपर एक लोकतांत्रिक शासन पद्धति वो शासन पद्धति है जहां जनता के शासन का आधार है, लेकिन उसकी कार्य नीति, वंशवाद, एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाना, ये बात का सबूत भी है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति जिन उद्देश्यों से हो पाती है, विकसित होती है, वो उद्देश्य सफल नहीं हो पाते। तो हमने आज के इस टॉपिक में लोकतंत्र के गुणों में सार्वजनिक हितवर्ती पढ़ा, कार्य कुशल शासन पढ़ा, सार्वजनिक शिक्षा साधन पढ़ा, नैतिक शिक्षा साधन पढ़ा, देशभक्ति शिक्षा पढ़ी, क्रांति सुरक्षा पढ़ी, समानता स्वतंत्रता पढ़ी, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका पढ़ी, कला साहित्य संस्कृति और विज्ञान पढ़ी, संविधानवाद पढ़ा, शक्तिशाली शासन व्यवस्था पढ़ी, विश्व शांति पढ़ा। और इसके साथ लोकतंत्र में व्यक्ति की संबंधी धारणा के जो अवगुण बताए गए उसमें लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी भ्रमपूर्ण बताई, बुद्धिजीवी की उदासीनता बताई, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण बताया, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता जो है वो एक भ्रम, एक मखौल बताया, राजनीतिक दलों के दुष्प्रभाव बताए गए, अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था इसको बताया गया, सार्वजनिक धन और समय दोनों के अपव्यय का कारण माना, मतदाता इसमें उदासीन रहता है, संकटकालीन स्थिति में कमजोर शासन है और विश्व शांति का जो हम इसको एक पथ प्रदर्शक मानते हैं वो भी नहीं हो पाता है। इस तरीके से लोकतांत्रिक शासन पद्धति जो होती है वो एक सफल नहीं है। मैंने सोचा था कि आज आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी भी टॉपिक बहुत बड़ा बचा हुआ है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो हम कल 17 जून 2020 को एक बार फिर मिलेंगे और इस टॉपिक में जो बचे हुए बिंदु हैं वो कल पढ़ेंगे। कल 5वां लेसन पूरा हो जाएगा। इसके साथ मैंने आज का टॉपिक आपको पढ़ाया, सारे बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया। लाइक भी करो, शेयर भी करो, संस्था परिवार के कमेंट करके भी बताओ कैसा लग रहा आपको। दूसरे बच्चों का भी सहयोग करो और पढ़ते रहो, यूं ही स्नेह बनाए रखो। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और दुआएं। एक बार फिर मिलेंगे नए अंदाज के साथ इसी क्लास में। 17 जून को हमारी मुलाकात होगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन से आवश्यक तत्व है, तब तक के लिए हम आपसे विदा हो रहे हैं। जय हिंद, जय